स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग युक्ति प्रकाशन का बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान की संपूर्ण जानकारी के लिए जो एनसीईआरटी पर आधारित है, जो समान ज्ञान का सार संग्रह है, जिसमें लगभग 50,000 प्रश्नों को तथा तथ्यों का सरल व रोचक तरीके से प्रश्नोत्तरी व तालिकाओं के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया है। जो दोस्तों, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इस बुक को और इसके साथ साथ जो हम लोग एनसीईआरटी का सार संग्रह देख रहे हैं और स्पार्क पब्लिकेशन का जो 32 वर्षों में जो पूछे हुए 15,000 प्रश्नों का सार संग्रह देख रहे हैं और रुक्मिणी प्रकाशन का, तीनों का एक दिन के अंतराल पर इस वीडियो को कराया जाएगा और क्वेश्चन को कराया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, युक्ति प्रकाशन का आज 50,000 प्लस प्रश्नों के संग्रह को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कितना है? तो यह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। और सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और यह दोनों पाकिस्तान में पड़ता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुतकोटिता से मिले हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन या राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था? तो यह सेल खड़ी का प्रयोग करते थे, सेल खड़ी का। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो यह कांस्य युग की थी, कांस्य युग या आदि ऐतिहासिक युग, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था, व्यापार करना। और हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? तो शहरी थे, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे भूमध्य सागरीय, द्रविड़, और अगर शहरी और ग्रामीण पूछे तो शहरी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वह ईंट के बनाए जाते थे, ईंट के। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी सबसे पहले कपास का उत्पादन किए थे, कपास का उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया और हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पंतनगर जो बंदरगाह था कौन था? तो लोथल था, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, रंगनाथ राव के द्वारा इसका खोज किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। इसकी खोज कहां पर हुई है? तो इसकी भी खोज लोथल में हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो को एक और नाम से जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम? तो यह सिंधु घाटी की सभ्यता था, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने सिंडन के नाम से पुकारते थे, सिंडन के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर? तो यह हड़प्पा था, हड़प्पा। और इसके बाद दूसरा शहर जो बड़े शहरों में श्रेणी में आता था वो मोहनजोदड़ो था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो चांदी, ये रजत हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति से ही इसके प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो यह धौलावीरा से चलता है, धौलावीरा जो गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था, जिसको टेराकोटा कहता था, टेराकोटा। और सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं, घरों में कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वह दयाराम साहनी है और अखालदास बनर्जी है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज और अखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है
कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है, तो रंगपुर सौराष्ट्र में है, रंगपुर सौराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के प्रभारी तो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो यह बैल की मिली है, बैल पशु की आकृति मिली है। और हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसे थी, तो यह उचित समतावादी था, उचित समतावादी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यह कालीबंगा से मिला है, कालीबंगा से। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो यह कालीबंगा से ही मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो यह सिंध में है, सिंध में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है और कहाँ मिला है, तो यह मोहनजोदड़ो में मिला है। और बृहत अनागार भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो जितने भी अभी तक हड़प्पाकालीन स्थल खोजे गए हैं उसमें लोहा की प्राप्ति नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पावासी लोहे से अनभिज्ञ थे। लेकिन वही बाद में जब वैदिक सभ्यता आती है तो उसमें लोहे की खोज हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो यह गाय का नहीं हुआ है, गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है, यानी स्वतंत्रता के बाद अगर सबसे ज्यादा हड़प्पाकालीन स्थल खोजे गए हैं वह गुजरात में खोजा गया है, गुजरात में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और हड़प्पावासी किस वस्तु से परिचित नहीं थे, किस धातु से, तो यह लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल स्वधान यानी जोड़ी में मिला है 100, तो यह मिला है लोथल से, लोथल से। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है यह संस्कृति पर, कल्चरल पर आश्रित होता है। और सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से, जो यूपीएससी प्री 1996 और 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये तो छोड़िए, बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह शहरी नगरीय सभ्यता थी, और जो आर्य जो आए थे जो वैदिक सभ्यता में वह ग्रामीण सभ्यता थी। और क्योंकि कोई क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता से कैसे अलग थी, तो दोनों में अंतर था कि एक शहरी सभ्यता थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृद भांड, यानी मिट्टी के जो बर्तन बने होते थे उसी को मृद भांड बोलते थे। ठीक है, सिंधु घाटी और मृद भांड मिट्टी के भी कभी कभी मुद्रा भी चलाए गए हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, देखिए आ गया, क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ठीक है, और हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई है, पुरातात्विक खुदाई। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार और औजार से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो यह लाल रंग का उपयोग होता, लाल। और मिट्टी में पके हुए ईंट को या कोई भी पदार्थ होता था उसको टेराकोटा कहते थे। और मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो यह पूर्व आर्य से माना जाता है। और विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था, तो यह पाया गया था मोहनजोदड़ो से। और हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो यह गुजरात में है, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव इसके खोजकर्ता माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा या गुजरात में है। और कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था, 3 भागों में, तो यह धौलावीरा था, धौलावीरा। नेक्स्ट प्रश्न है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता को माना गया है। ठीक है, चलिए पहले ये वैदिक सभ्यता देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो भी घटनाएं हुई, जो भी सभ्यता उपजी, उसको पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति और उसको नाम से जानते हैं।
और उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच के काल को। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है, और आर्य लोग अपने आप को श्रेष्ठ या कुलीन मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न है किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो यह तंबाकू का फसल यानी तंबाकू खेती ये करना नहीं जानते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको श्रमण नाम से जानते थे, श्रमण। और वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र को माना जाता है, शुल्ब सूत्र को। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो यह ऋग्वेद में, और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन करना था, पशुपालन करना। और भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो यह सामवेद को कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। और वेद जो 4 है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, चलिए कुछ प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक दिए हुए हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे दर्शन में है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम को माना जाता है। च्वार्क दर्शन, च्वार्क दर्शन के प्रवर्तक च्वार्क को ही माना जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी को माना जाता है, पूर्व मीमांसा, और उत्तर मीमांसा के बदरायन को माना जाता है। और वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह कनाद को माना जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विधि निर्माता कौन माने जाते हैं? तो यह मनु को माना जाता है, मनु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो यह श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है। और ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो गोधन था, जिसके पास ज्यादा गाय होता था वो उसको माना जाता सबसे ज्यादा धनी रूप में देखा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र शब्द का, तो यह 10वें मंडल में मिलता है। 10वें मंडल के एक पुरुष सूक्त पुस्तक है, याद रखिएगा, पुरुष सूक्त, उसी में शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। और वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को ऋग्वेद की ऋचाओं को होत्री कहते थे। ठीक है, होत्री। और ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद का संबंध ईश्वर महिमा से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो यह 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ कितनी है? 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाएं कितनी है? 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं कितनी है? 250। अग्नि के लिए 200। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट है कि ज्ञान, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद यानी पहले का वेद ऋग्वेद है। त्रय नाम क्या है? त्रय नाम क्या है? तो जो त्रय है ना, 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाकर त्रय वेद बना है, त्रय नाम दिया गया है। और त्रय नाम में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रय या त्रय कहा जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख यानी नाम मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद है, वेद है। और अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो पवित्र जादू, पवित्र जादू। और अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण इत्यादि के बारे में सब इसी में शामिल किया गया है। और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो यह जैमिनी को माना जाता है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो यह मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो यह शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण। और वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण यह अथर्ववेद से संबंधित है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बार बार यह क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है, दर्शन। और नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? यम और नचिकेता का जो उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में मिलता है, कठोपनिषद में। और पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें सबसे पुराना और प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है, प्रमाणिक पुराण भी माना जाता है।
और वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से है? तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण है किसकी उपासना करना? तो प्रकृति की उपासना करना, प्रकृति की उपासना करना। और सांख्य दर्शन में प्रकृति को मिलाकर 25 तत्वों को शामिल किया गया, जिसमें पहला जो तत्व है वह प्रकृति को ही शामिल किया गया है। और किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह इंद्र के लिए किया गया। इंद्र जो वर्षा और युद्ध का देवता भी माने जाते हैं। और शूल सूत्र किस विषय से संबंधित एक पुस्तक है? तो यह ज्यामिति से है, ज्यामिति से है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्तोमा सदगमय, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो यह ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से। और आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो यह पंजाब में बसे थे, पंजाब में। और ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यह 9वां मंडल है, 9वां मंडल। और प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह परुशनी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है या क्या रखी गई थी? तो 1/6 रखी गई थी, 1/6। और 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो यह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। और आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित जो नदी है वह सिंधु नदी है, लेकिन सबसे पवित्र नदी जो है वह सरस्वती नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो अश्वपति जो थे या कैकेय के शासक थे। और अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो मिलता है किस उपनिषद से प्राप्त होता है या किस उपनिषद में? तो यह कठोर उपनिषद में प्राप्त होता है। और वैदिक नदी कुभा जो काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो जो कुभा था वह अफगानिस्तान की नदी थी। और कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन के। और भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यह अतरंजी खेरा से मिले हैं। और किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो यह धर्मशास्त्र के काल में। और गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। और न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया? तो न्याय दर्शन को गौतम के द्वारा प्रचारित किया गया था। और प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से जाना जाता था। और योग दर्शन के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो यह पतंजलि को माना जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि उपनिषद की पुस्तकें आधारित है? दर्शन पर आधारित है, दर्शन पर। और पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। और चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से है। और यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। और वैदिक युगिन सभा क्या थी? तो वैदिक युगिन सभा मंत्री परिषद थी। और वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र से। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो यह सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन। और सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो यह वैदिक युग में हुआ, वैदिक युग में। और वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो आर्य लोग लुहार या लुहारगिरी का काम नहीं किया। और प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि को माना जाता है। और कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो यह मनु स्मृति हो जाएगा। और मनु स्मृति का संबंध कानून से याद रखिएगा, कानून से होगा, कानून से कहीं कहीं राजनीति से देता है, तो भी याद रखिएगा दोस्तों, जहाँ कानून नहीं रहेगा वहाँ पर राजनीति मारिएगा। और आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो यह रामायण को दी जाती है, रामायण को। और प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो यह सरस्वती नदी को माना गया है। और वैदिक समाज की आधारभूत इकाई काल या कुटुंब को माना गया है, काल या कुटुंब को। और वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी मानी गई थी? तो यह विदथ। और ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो यह शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण। और गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आई, उत्तर वैदिक काल में। और मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान देश से संबंधित है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो ऋग्वेद पर सामवेद का संकलन है आधारित। नेक्स्ट प्रश्न है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, यानी मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है, तो यह अथर्ववेद में है। और आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो यह ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो यह गाय के लिए किया गया था, गाय के लिए। और ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो यह कुभा और क्रामू है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिया गया था आर्कटिक होम का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है कि अथर्व का अर्थ, तो अथर्व का जो अर्थ है वह पवित्र जादू है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है, तो यह यजुर्वेद है और गद्य और पद्य दोनों में है। और उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो यह प्रजापति को था। और संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो 16 बताई गई है। और कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित थे, जिन्होंने स्थापना बौद्ध धर्म की यहीं की थी। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व मानी जाती है। और गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में कपिलवस्तु के निकट मानी गई है। और वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है, तो यह जातक में है, जातक। और त्रिपिटक ग्रंथ है बौद्धों का। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु को प्राप्त किया था, तो यह कुशीनगर में। और भारत में सबसे प्राचीन विहार जो है यह नालंदा विहार है। और बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागार्जुन कौन थे, तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे, बौद्ध दार्शनिक। और नेक्स्ट प्रश्न है किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी, तो यह राजगृह में किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच में संवाद के रूप में है, तो नागसेन के हो जाएगा, बौद्ध भिक्षु में नागसेन आ जाएगा। और महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व और कोलितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं, तो यह पद्म पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध तथा जैन धर्म दोनों में ही विश्वास करते हैं, तो दोनों कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, तो यह कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में संपन्न हुई थी। चलिए बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक देख लेते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों। जैसे बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी है, जन्म का प्रतीक कमल है, यौवन का प्रतीक सांड है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, ज्ञान का प्रतीक पीपल है, समृद्धि का प्रतीक शेर है और निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है। और वहीं मृत्यु का प्रतीक स्तूप को माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, तो यह थे अलार कलाम। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध ने वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हो गई, तो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। ऐसे याद रखिएगा, बूढ़ा रोगी, लाश और सन्यासी। तो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार, शव और सन्यासी 4 दृश्य को देखे तो इनमें वैराग्य की भावना बलवती हो गई। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। और कौन भाषा में, तो पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का शिक्षा केंद्र विक्रमशिला था, जिसको पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा इसको बनवाया गया था। और भारत में सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है वह सांची में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कौन बनवाया था, तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो यह धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण किसने प्रदान किया, तो यह अशोक किया था। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। और बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी, तो यह पाली भाषा में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो उसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था।
और मठ, मंदिर और स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो यह बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो यह सारनाथ में दिया था, सारनाथ में। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह थी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी जो गौतम बुद्ध की सौतेली माता थी। और बोध गया कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में है, गया जिला में। और जातक किसका ग्रंथ है? तो यह बौद्धों का है। और सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और सारनाथ ऋषिपत्तनम में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र पर। और बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। और गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो यह कपिलवस्तु में किया गया था। और सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सांची क्यों विख्यात है? तो जो सांची है वह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के रूप में विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है किसे एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है? एडविन आर्नल्ड के द्वारा यह कहा गया था। और बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उन्होंने गृह त्याग किया था, उसी को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और गौतम बुद्ध की माँ जो थी किस वंश से संबंधित थी? तो यह कोलीय वंश से संबंधित थी, कोलीय वंश। और किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह अशोक के अभिलेख से प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, यह यूपीएससी मेंस में 11, 7, 4 ये सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिदेयी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का उल्लेख किया गया था। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिए थे? तो यह सारनाथ में दिए थे, सारनाथ में। और गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ बनारसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों का पहला उपदेश दिया। और इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ज्ञांत्रिक गोत्र में हुआ था, ज्ञांत्रिक गोत्र में। और भगवान महावीर की माता का नाम त्रिशला था। और भगवान महावीर के मूल नाम वर्धमान था, वर्धमान। और महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी, राजगीर में। और जैनियों के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभदेव। और जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर। और जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो यह 24वें थे, 24वें। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन दर्शन के अनुसार दृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से जुड़ा हुआ है। और जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो यह स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र। और जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो यह ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। और भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो यह जमाली था, जमाली। और त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो यह जैन धर्म की महिमा है। और वहीं पर बुद्ध धर्म की धम हो जाएगा, उसमें भी त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ। और दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्य या सोलंकीय शासकों के द्वारा करवाया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्यादवाद, अनेकांतवाद, कैवल्य, यह सभी जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ किसे कहते हैं? तो सबसे
पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम। और जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो यह भद्रबाहु माने जाते हैं, भद्रबाहु। और अनेकांतवाद किसका क्रोड़ या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद जैन मत का है, जैन मत का। और महान धार्मिक घटना महामस्तभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो यह बाहुबली के लिए है, बाहुबली के लिए। और प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और द्वितीय जैन महासभा का आयोजन बल्लभी में गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृतिक व अर्धमगधी भाषा में है। और बौद्ध कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो वह देवदत्त था, देवदत्त। और हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित करता है केवल वासुदेव को, केवल वासुदेव को। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो यह मखली पुत्र गोसाल को माना जाता है। और भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो यह हिंद यूनानी का था। और वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो यह सातवतों के द्वारा की गई थी। और प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो यह नालंदा था। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। चलिए अब चौथा टॉपिक है महाजनपद काल, महाजनपद काल। और महाजनपद की जानकारी अंगुतर निकाय और भगवती सूत्र से प्राप्त होती है, दोनों बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था, अवंतिका। नेक्स्ट प्रश्न है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद थे, महापद्म नंद थे। और नंद वंश का अंतिम शासक घानानंद था और इसी घानानंद के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो यह ईरानियों के द्वारा किया गया था, ईरानियों के द्वारा। और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो यह अजात शत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता था। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। और किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो यह उदाइन के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन इराक में हो गई। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पोरू की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो यह झेलम नदी के तट पर। और किस प्रकार का मृद भांड यानी पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पॉलिष्कृत बर्तन, उत्तरी काले पॉलिष्कृत बर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है कि मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगृह था? नेक्स्ट प्रश्न है किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो यह उदयन के द्वारा किया गया था। उदयन भी हर्यक वंश का ही शासक था। और 16 महाजनपदों की सूची जो उपलब्ध है वह अंगुतर निकाय में है। जो अंगुतर निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से है और जैन धर्म में भगवती सूत्र से मिलता है, भगवती सूत्र से। और मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो यह घानानंद था, घानानंद। और प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? तो यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो यह नंद वंश का शासन था, नंद वंश का। और ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर ग्राम था। और कौन ग्राम में कौन? मगध था, मगध। नेक्स्ट प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो यह घानानंद था। और भारत में सिक्को मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व से ही हुआ था, 600 ईसा पूर्व से। और अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कौन नदी? नहर? तो कलिंगा नहर की खोज की गई थी, कलिंगा नहर। और पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था तो यह डोरियस था, डोरियस। और मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजारोहण के लिए अपने पिता
की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया, तो अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दिया। फिर बाद में अजातशत्रु को उसका पुत्र उदयन मार दिया। और किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था, तो यह शिशुनाग ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो यह अंगुत्तर निकाय करता है। और विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो यह लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है, तो यह अर्धचंद्राकार है। और मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे, तो यह बृहद्रथ थे, बृहद्रथ। और कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा गया है, भोजक। और गृहपति का अर्थ क्या है, तो धनी व्यक्ति है, धनी व्यक्ति। गृहपति का अर्थ धनी व्यक्ति है। चलिए जैन संगतिया देख लेते हैं। प्रथम जैन संगतिया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में किया गया था। द्वितीय संगतिया जैन संगतिया 512 ईस्वी में बलभी गुजरात में देवर्धि क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में यह जैन संगतिया हुई थी। तो चलिए कुछ बौद्ध संगतिया देख लेते हैं। तो 4 बौद्ध संगतिया। प्रथम 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में महाकश्यप की अध्यक्षता में, यानी आजा राजा महाराजा। द्वितीय 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में शासक वैशाली में, और अध्यक्ष हो जाएंगे सौर्य कामिनी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय 251 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र के स्थान पर, और अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि चतुर्थ संगति प्रथम सदी में कनिष्क के शासक के काल में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। देख लेते हैं मगध की राजधानी राजगिरी या राजगीर था। अंग की राजधानी चंपा जो आधुनिक भागलपुर है। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी या बनारस था। वजी महाजनपद की राजधानी वैशाली विदेह या मिथिला था। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती था। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ था। नेक्स्ट है कि चेदी की राजधानी शक्तिमती था। मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर एवं पावा था। अस्मक जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, इसकी राजधानी पोदन या पोतन था। अस्मक पोतन। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी कोसम था। पंचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र एवं काम्पिल्य था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर जो कहाँ पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी एवं महिष्मती थी। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला एवं पुष्क कलावती था। सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा था। और कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर था, राजपुर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट मौर्य काल जो 322 से ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हुआ। अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ, कुणाल हुआ। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हुआ। और अशोक किसका का उत्तराधिकारी हुआ, तो बिंदुसार का हुआ। और बिंदुसार किसका, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन था, तो यह विशाखदत्त थे। और वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था, तो यह मौर्य साम्राज्य अशोक था। और कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का था। नेक्स्ट प्रश्न है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, तो यह बौद्ध को कर लिया था, बौद्ध को। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी, तो यह चाणक्यों ने की थी, चाणक्य ने। और सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, तो यह बौद्ध धर्म का करता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको काफी प्रभावित किया था, तो यह कारुवाकी थी, कारुवाकी।
और कारुआकी और चारुआकी दोनों इसकी पत्नी थी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया? तो यह मगधी का किया था, मगधी का। और बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो अशोक को तक्षशिला भेजा था, तक्षशिला। और मेगास्त्रिज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो यह 7 श्रेणी में किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यह राजनीतिक नीतियां पर डाला गया है, राजनीतिक नीतियां पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था, सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। और पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो यह लकड़ी का बना था, लकड़ी का। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बराबर गया जिला, बराबर की जो पहाड़ियाँ है वह गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो यह आजीविकों के द्वारा किया गया था, आजीविकों के द्वारा किया गया था। और किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक भी फैला हुआ था? तो यह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह स्तंभ है भाभरू स्तंभ। और अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त के। और नंदवंश के बाद या पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंदवंश घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश ने शासन किया। और मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था, इंडिका। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिसके ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह विशाखदत्त है, विशाखदत्त। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन है? तो वह इंडिका है, इंडिका। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है वह प्राकृत भाषा है। और दोस्तों इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग, और कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों और किस किस का कौन कौन प्रकाशन का बुक चाहिए दोस्तों, सभी को उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो यह विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां जो अंग था कौन था? तो यह मित्र था, मित्र। और नेक्स्ट प्रश्न है किसके शासनकाल में डिमेक्स भारत आया था? तो यह बिंदुसार के शासनकाल में। और किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यह पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। और कुलंदी बाग प्राचीन स्थल था, तो कुलंदी बाग प्राचीन स्थल पाटलिपुत्र का था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने अहिंसुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो यह अशोक ने किया था, अशोक। और अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण देवनाम प्रिय की उपाधि से प्राप्त होता है। और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था, जो 1837 में इसको पढ़ा था, 1837 में। अगर आपसे कहे कि इसका खोज तो पाटेद्री या टी पैंथेलर के द्वारा 1750 में किया गया था। और सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है, जिन्होंने 1837 में अशोक के लेखों यानी ब्राह्मी लिपि का उदाचन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह भाभरू स्तंभ है। और मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था वह तक्षशिला था, तक्षशिला। और नेक्स्ट प्रश्न है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो यह बृहद्रथ था, बृहद्रथ। और उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख जो स्थित है वह कालसी में है। और सांची का स्तूप अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था। और प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने
अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था वह चंद्रगुप्त मौर्य था। और कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो यह अशोक के 13वें शिलालेख में है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति यानी कथन है? तो यह मेगास्थनीज की कथन है। और मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो तुर्मय था वह मिस्र का राजा था। और किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यह अर्थशास्त्र में। और कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो अधिकरण 15, अगर प्रकरण कहता तो 180। और अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। नेक्स्ट है कि अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताता है उनमें शामिल है उसका दूसरा और 13वां शिलालेख। और अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था प्रचार करने के लिए। और अशोक के मनसेहरा जो पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो यह खरोष्ठी। और अशोक के शिलालेख जितने भी प्राप्त हुए हैं उसमें 4 भाषाओं का उल्लेख है, ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाई और खरोष्ठी। और श्रीनगर की स्थापना ये भी अशोक के द्वारा ही किया गया था। और किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो यह महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। चलिए अब मौर्योत्तर काल जो 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी ईसा पूर्व तक ये रहा था, तो देखते हैं कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? तो पुष्यमित्र शुंग ने। और कनौ या कानव वंश के संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक को माना जाता है जिन्हें अपनी राजधानी प्रतिष्ठान बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो यह पुष्यमित्र शुंग का था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लांबा अभिलेख किस राजा ने जारी किया था? तो यह शक राजा रुद्रदामन के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो यह महाराष्ट्र में किया था, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया? तो यह कटफिसस द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो यह शकों के द्वारा किया गया था, शकों के द्वारा। और कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह वास्तुकला में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? तो यह ग्रीकों के द्वारा लाया गया था, ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईसा पूर्व 2री सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था कौन? तो यह बैक्टीरिया था। और सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो यह तमिलों और चेरों का हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, तो वह मौर्यों के अधीन किया था। नेक्स्ट है कि वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो यह कनिष्क तृतीय था। और कुषाण काल के दौरान, कनिष्क तृतीय कहने का मतलब यह कुषाण वंश का तृतीय राजा था। और कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत ग्रीक यानी यूनानी शैली का। और रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो यह कुषाण वंश ने। और प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो यह कुषाण वंश ने ही चलाया था। और मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा
किस काल में बनाई गई? तो यह कुषाण काल में बनाई गई। और शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो यह कौनव वंश ने किया था। और किसी चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो यह पेन चाओ के द्वारा हराया गया था। पेन चाओ के द्वारा हराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी तथा दक्षिण पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया जाता है, यह कुषाणों के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो यह 57 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट प्रश्न है कि सातवाहन शासकों ने अपनी जो राजकीय भाषा बनाई थी वह थी प्राकृत, और जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे गंधार कला शैली के नाम से जाना गया। और कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। और पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो यह पेशावर की। और चरक किसके राज में राज चिकित्सक से? तो यह कनिष्क के शासनकाल में ही रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गंधार कला है। और भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? तो इंडो बैक्टीरियन ने। और किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो यह मथुरा संग्रहालय में है। नेक्स्ट प्रश्न है किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत किया? तो यह सातवाहन वंशों के द्वारा ही किया गया। और भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो यह यूनानियों के द्वारा ही किया गया। और भारतीयों के महान रेशम कार्य सिल्क रूट किसने शुरू किया या कराया? तो यह कनिष्क के द्वारा कराया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो यह कनिष्क के शासनकाल में। और तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह भारत में है। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य चरक आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य काल में कलिंग का महान शासक यह खारवेल था, राजा खारवेल, जिसका जो अभिलेख है हाथी गुम्बा अभिलेख, जिसमें प्रथम तिथि रहित अभिलेख है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो यह कनिष्क के सिक्कों पर। और यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो यह कार्तिकेय का मिलता है। और कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी सन में है। नेक्स्ट है कि अशोक घोष किसका समकालीन था? तो यह कनिष्क का था। और बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई? तो यह कनिष्क के शासनकाल में ही हुई थी। नेक्स्ट है कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे गंधार शैली कहते हैं। और सातवाहनों अपनी की राजधानी कहाँ स्थित थी या कहाँ बनाई थी? तो यह अमरावती में बनाई थी। और आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो यह मत्स्य पुराण में मिलती है। और पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान विधि के क्षेत्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? उदयपुर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसकी संज्ञा B.A. स्मिथ के द्वारा दिया गया था। B.A. स्मिथ के द्वारा दिया गया था। आगे देख लेते हैं कि इतिहासकार विंसेंट स्मिथ यानी B.A. स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो यह भारत में था। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। और प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य चरक आदि ने यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट प्रश्न है किस राजा का अन्य नाम देवगुप्त था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय का।
और प्रथम गुप्त शासक जिसमें परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभ्यास के बारे में जानकारी देती है? तो यह समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वह स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और शक विजेता किसे माना जाता है? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय को ही माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रजत सिक्के यानी चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। और नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो यह भी गुप्त काल की थी। नेक्स्ट प्रश्न है किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम ने किए। और कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन हुआ? तो गुप्त वंश हुआ। और अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो यह बाघ धार मध्य प्रदेश में है। और गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो गुप्त वंश 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया था। और बाल विवाह की प्रथा शुरू हुई गुप्त काल में। और यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कुमार संभव को माना जाता है, जिसके लेखक कालिदास थे। और सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख से 510 ईस्वी में प्राप्त होता है। और मिहुर कुल का संबंध हुनों से था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वे चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो यह ताम्रलिप्ति से होता था। और गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे, रूपक। और किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो यह कुमारगुप्त प्रथम को। और पुंड्रवर्धन भुक्ति को प्रांत कहा जाता था, प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, अवस्थित थी। तो यह उत्तर बंगाल में पुंड्रवर्धन। और वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो यह आर्यभट्ट थे। और तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक रामगुप्त था, रामगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में की जाती है या होती है? तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम है। और वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय गुप्त युग को दिया जाता है, गुप्त युग को दिया जाता है। और गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे, विष्णु। और मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो यह 4th सदी में हुआ था। और कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो यह कालिदास ने लिखा था। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग? तो गुप्त युग में था। और गुप्त युग में भू राजस्व की दर उपज का 6ठा भाग था, यानी 1/6।